नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें कौन सी हैं बताएंगे आपको, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। दोपहर 3 बजे तक 46.12% से अधिक मतदान दर्ज। उमर अब्दुल्ला सहित 239 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। अब तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज। भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने कठुआ में तो राहुल गांधी ने जम्मू में की चुनावी रैली। प्रधानमंत्री ने सोनीपत के गोहाना में की जनसभा। दलितों पर अत्याचार को लेकर कांग्रेस पर बरसे। कहा, पूर्व की हुड्डा सरकार ने दलितों पर किया अत्याचार। आज जो हो रहा है यहां का दलित समाज देख रहा है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों का भी धुआंधार प्रचार जारी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीकर में दीनदयाल जी की प्रतिमा का किया अनावरण। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने किया दीनदयाल जी को नमन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 का ग्रेटर नोएडा में शुभारंभ। उद्यमियों के महाकुंभ में 70 देशों के 350 उद्यमी हो रहे हैं शामिल। कर्नाटक में मुद्रा घोटाले में घिरे मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के विरोध में तेज हुआ प्रदर्शन। बेंगलुरु में भाजपा नेताओं ने सीएम आवास का किया घेराव। मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। श्रीलंका में राष्ट्रपति पद की कमान संभालते ही अनुराग कुमारा दिसानायके ने संसद की भंग। 14 नवंबर को होंगे संसदीय चुनाव। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद करेगी लेबनान पर आपातकालीन बैठक। विश्व नेताओं ने शांति की अपील के साथ इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष पर जताई चिंता। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की, जहां आज दूसरे चरण का मतदान जारी है। इस चरण में आपको बता दें 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिनमें 3 जिले जम्मू डिवीजन के हैं और 3 जिले घाटी के शामिल हैं। प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जेके-पीसीसी अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा और बीजेपी जम्मू कश्मीर प्रमुख रविंद्र रैना की किस्मत दांव पर लगी है। दोपहर 3 बजे तक की अगर बात की जाए तो आपको बता दें 46.12% से अधिक मतदान यहां दर्ज किया गया है। तो लगातार जो मतदान है वो चल रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने आज जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के चुनाव के दौरान हो रहे मतदान का निरीक्षण किया और संबंधित पक्षों के साथ बैठकर मतदान का जायजा भी लिया। आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के समस्त इलाकों का निरीक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर में हो रहे मतदान पर बोलते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जमहूरियत की जीत है और लोगों का भरोसा है जो मतदान के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। क्या वोटिंग के सीन है, तो जैसे कहते हैं कि जमहूरियत का जश्न है और ये जम्मू कश्मीर है। ये वादियाँ भी हैं, वो इलाके भी हैं जहाँ पहले कभी वोटिंग नहीं हुआ करती थी, डिफरेंट किस्म की कॉल आया करती थी। और ऊंचे ऊंचे दरख्त भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं, चिनार भी है। हर एक जगह में ऐसी जगहें भी हैं जहाँ खतरों के संकेत दिया करते थे। और आप देखेंगे अभी कि उन सब जगहों में किस तरीके से एंथुजियास्टिकली लोगों की वोटिंग हो रही है। ये नज़ारे हैं उस चीज़ के कि जो आंखों में चमक थी, जो हमने पहले भी कहा था जब अनाउंस कर रहे थे। ये आवाम की नज़र में आंखों में जो चमक थी, जो हमें 24 के इलेक्शन में दिखाई दी थी, उसी की फाउंडेशन है, उसी की आगे बढ़ा रहे हैं लोग उसको और अपनी तकदीरें बयां खुद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लग जगह जगह।
वहीं जम्मू में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस करने की मांग की। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी स्टेट से हमने उनका अधिकार छीन लिया और स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। पहली बार हुआ है और मैं सही बोलूं तो ये कभी नहीं होना चाहिए, किसी और स्टेट के साथ ये कभी नहीं होना चाहिए। और मैं आपको यहां गारंटी देता हूं कि अगर बीजेपी ने आपको स्टेटहुड नहीं दिया तो हम विपक्ष में हैं, हम इंडिया गठबंधन का पूरा दम आपको स्टेटहुड दिलवाने में लगा देंगे। वहीं हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सोनीपत में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैं जो कुछ भी हूं उसमें हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरा हरियाणा कह रहा है, फिर एक बार भाजपा सरकार। साथ ही पूर्व की हुड्डा सरकार में दलितों के ऊपर अत्याचार का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि इसको खाद पानी का काम कांग्रेस करती है। जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। अनेक दलितों को जान से हाथ धोना पड़ा। दलित परिवारों की बहु बेटियों पर अत्याचार होते थे। हर कोई जानता था कि दलितों के खिलाफ इस घिनौने खेल को कांग्रेस ही खाद पानी देती है। ये आज हरियाणा का दलित समाज एक बार फिर हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो ड्रामा चल रहा है उसे देख रही है। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा ही दलित, ओबीसी और आदिवासियों को भागीदारी से वंचित रखा है। ये तो बाबा साहब आंबेडकर थे जिन्होंने दलितों को आरक्षण दिया, वरना ओबीसी की तरह दलितों को भी अपने हक के लिए कांग्रेस की हार का ही इंतजार करना पड़ता। वहीं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के बीते 100 दिनों के कार्यों पर कहा कि 25 सालों में देश में एक भी बड़ा बंदरगाह का निर्माण नहीं किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 बड़े बंदरगाहों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे भारत की पोत परिवहन क्षमताओं का विस्तार होगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मधावन और ग्रेट निकोबार में गैलेथिया कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज 2 मेजर पोर्ट बनने जा रहा है। एक वाधवान पोर्ट, उसका कैपेसिटी करीबन 300 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, इंक्लूडिंग 23.2 मिलियन क्यूज कंटेनर, और काम शुरू हो गया है। दूसरी हमने नोटिफाई की है गलाथिया बे। गलाथिया बे का भी कैपेसिटी होंगे 16 मिलियन ट्यूज कंटेनर। सो ये 2 पोर्ट मिलाकर आप
भारत सरकार के अधीन में 14 मेजर पोर्ट होंगे और अगली 5 साल में हमारे कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी 2 गुना बढ़ेगा। अब 20 मिलियन TEUs है और 5 साल का बाद बाय 2030 इट वुड बी 40 मिलियन TEUs प्लस। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि 24 राष्ट्रीय जलमार्गों पर काम चल रहा है। गंगा के दोनों छोरों में जेटी निर्माण का काम हो रहा है। विश्व के 100 में से भारत के 9 बंदरगाहों का नाम शुमार है। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग के क्षेत्र में लगातार विदेशी निवेश में भी इजाफा हुआ है। पिछली बार जो हम लोगों ने इन्वेस्ट की थी उसमें कुल मिला के लक्ष्य था 80 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट, 80 लाख करोड़। और मुंबई में 3 दिन का जो कार्यक्रम, उसी कार्यक्रम में हम लोगों ने 360 स्टेक होल्डर के साथ समझौता की और कुल मिला के ये भी वहाँ हमें समझौता के जरिए एक कमिटमेंट मिली 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। तो उसी हिसाब से अगले दिनों में हमारे पोर्ट शिपिंग वाटरवेज एक लीडिंग हमारे मैरीटाइम नेशन के हिसाब से देश को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग वर्टिकल में जो भी कदम उठाने के लिए हमने निश्चित की है, इस पर हम लोगों ने काफी सफलता प्राप्त की है। वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मंत्रालय की ओर से देश भर में किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा देते हुए 100 दिनों के काम को संतुष्टि लायक बताया और कहा कि विकसित भारत बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के 100 दिनों की रिपोर्ट को जनता के समक्ष रखते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही 100 दिनों का एक्शन प्लान सारे मंत्रालय को तैयार करने के लिए कह दिया था। इस दौरान लोक संवर्धन कार्यक्रम मनाया गया। देश भर के कारीगर दिल्ली में अपने उत्पादों को लेकर आए और हमने उनके उत्पादों की बिक्री के लिए एक व्यापक प्लेटफॉर्म दिया। इनिशियल स्टेज में हमने लोक संवर्धन पर्व मनाया। लोक संवर्धन पर्व में हमारे जितने भी आर्टिसंस हैं, जो हमारे मंत्रालय का स्कीम्स जो हम सपोर्ट दिए हैं उसके माध्यम से जो बेनिफिशरीज हैं और लाभ उठाते हुए उन्होंने कई काम किए हैं। अपना अलग अलग आइटम्स, कई चीज़ें बना करके मार्केट में लेके आया। उसका हमने एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया दिल्ली में। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम यानी NFDFC की ओर से कारीगरों की आर्थिक मजबूती के लिए वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए 2.5 करोड़ कारीगरों के लिए 1000 करोड़ रुपए जारी किए गए। राज्य में केंद्र सरकार की स्कीम को चलाने के लिए 3 बैंकों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में कारीगरों की आर्थिक मजबूती के लिए 21 करोड़ रुपए जारी किए गए। नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के माध्यम से जितना हमने क्रेडिट दिए हैं 1000 करोड़ और 2.5 लाख बेनिफिशरीज को अभी जो हमने 2024-25 साल के लिए जो हमने तैयारी किया उसको रिलीज किया गया है ऑलरेडी। हज यात्रा करने में भारत विश्व के दूसरे सबसे बड़े देशों में से एक है। देश से 1,75,000 हज यात्री प्रतिवर्ष जाते हैं। इसके लिए मंत्रालय के द्वारा अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। इनकी सुविधा के लिए मंत्रालय ने हज सुविधा नामक ऐप जारी किया है। कुमार आलोक, DD न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि आज भारत मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है।
मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जो पिछले एक दशक से इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मेक इन इंडिया हमारे देश को मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का केंद्र बनाने के लिए 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। और वहीं भाजपा सांसद कंगना रनौत ने किसान कानून पर किसानों को दिए गए अपने सुझाव पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं और उनकी राय पार्टी का रुख होनी चाहिए। उन्होंने अपने बयान पर खेद जताते हुए कहा कि वे अपने शब्द वापस लेती हैं। मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि कंगना का ये बयान उन 3 कृषि कानून से संबंधित है जिन्हें पहले भाजपा सरकार ने रद्द कर दिया था। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये बयान कंगना रनौत के व्यक्तिगत विचारों को दर्शाता है और किसी भी तरह से 3 कृषि कानूनों से संबंधित बयान में भाजपा के विचारों को नहीं दर्शाता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर जो कि पहले वापस लिए गए थे चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मंगलवार को प्रतिबंधित समूह नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी ATTF से जुड़े करीब 500 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री माणिक साहा के सामने आत्मसमर्पण किया। त्रिपुरा राज्य राइफल्स बटालियन के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उग्रवादियों ने बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद आत्मसमर्पित किए। 4 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में प्रतिबंधित समूह ने केंद्र और त्रिपुरा सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस सामूहिक आत्मसमर्पण के बाद सीएम माणिक साह ने त्रिपुरा को पूरी तरह से उग्रवाद मुक्त घोषित किया। इससे पहले केंद्र ने उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए 250 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देने पर सहमति जताई थी। समझौते के अनुसार वे 3 साल तक एक निर्दिष्ट शिविर में रहेंगे, जिसके दौरान उन्हें हर महीने 6,000 रुपये मिलेंगे। इसके अतिरिक्त उग्रवादियों के बैंक खातों में 4-4 लाख रुपए जमा किए जाएंगे, जिन्हें वे 3 साल बाद ही निकाल सकेंगे। वहीं सरकार की इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण देने की भी योजना है। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इस आत्मसमर्पण के बाद प्रधानमंत्री मोदी और दोनों समूहों के सदस्यों का शुक्रिया अदा किया। वहीं NLFT प्रमुख बिस्वा मोहन देवबर्मा ने इस आत्मसमर्पण पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। NLFT और ATTF का जो यहाँ पर ये लोग आर्म्स एम्यूनिशन ये जो सरेंडर किया है, तो मैं समझता हूँ त्रिपुरा में आप कोई उग्रवादी संस्था कोई है ही नहीं है और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री का पद संभाला तब देखा हमने कि एक्टिस्ट पॉलिसी हमेशा कहते हैं और उस आधार पर पूरा यहाँ पर काम दिखाई दे रहा है। नॉर्थ ईस्ट में कम से कम 12 मतलब एकॉर्ड हुआ है
और त्रिपुरा में उसी में त्रिपुरा में 3 एकॉर्ड हुआ है। Homecoming ceremony means we join already in the mainstream. So we are very happy here, every one of us. And first of all, I would like to thank to the Indian government. After long discussion, negotiation, we got this day, we settled, we signed agreement. So at the same time, I would like to thank state government, our Tripura government. और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बदलापुर बलात्कार मामले के आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर किया गया है। इस एनकाउंटर के खिलाफ अक्षय के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस रेवती मोहित डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की बेंच ने मामले की सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें पुलिस की कार्रवाई पर संदेह नहीं है, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। इस मौके पर सरकारी वकील हितीन वेणुगांवकर ने अदालत में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया। मुंबई हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से कहा कि ये एनकाउंटर नहीं लग रहा। पुलिस ने दावा किया है कि आत्मरक्षार्थ फायरिंग के दौरान आरोपी का एनकाउंटर हो गया। आरोपी अक्षय शिंदे ने पुलिस की बंदूक हाथ में ली और पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आत्मरक्षा में की गई पुलिस फायरिंग में आरोपी अक्षय की मौत हो गई। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि अक्षय शिंदे के सिर में गोली लगी थी और उसके बाद काफ़ी खून बह गया था, जिससे उसकी मृत्यु हुई। जोधपुर के SN मेडिकल कॉलेज सभागार में बुधवार को विशेष नागरिक शिविर का आयोजन हुआ। पाकिस्तान से विस्थापित 378 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल मौजूद रहे। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से पाक विस्थापितों को नागरिकता देने के लिए जोधपुर में विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 2 दिवसीय कैंप के माध्यम से विस्थापितों के दस्तावेजों में आ रही समस्या को सुलझाकर उन्हें नागरिकता प्रदान की जा रही है। मैं पाकिस्तान से आए हुए 2007 में आई थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज ये मुझे नागरिकता का फॉर्म मेरे हाथ में है। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल। अब हम भारतीय नागरिक हो गए तो हमारे पास आधार कार्ड भी हो गया है, अब पैन कार्ड भी बनेंगे, वोटर ID कार्ड भी बनेंगे, तो हम एक वोट देने के लिए भी अधिकार रखेंगे। हमारे जो चुनाव होगा उसमें हमारा भी अधिकार रहेगा। एक वोट की भी मेहनत होती है, तो हमारा एक वोट भी आगे बढ़ेगा। इस खुशी के लिए हमारे बहुत आभार है कि हम इंडियन हो गए। अब डॉक्यूमेंट्स बनने से हमें चिकित्सा और जो भी सरकारी योजना है उससे हमें बहुत लाभ होगा। और पहले हमें ये सब डॉक्यूमेंट बनने से पहले हमें बहुत तकलीफ होती थी, पर अब नहीं होगी। 100 साल की है मम्मी सोनाराव में और नागरिकता मिली है मम्मी को और बहुत खुशी हुई है। जय भारत माता की जय हो। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो अपने पाक विस्थापित होते हैं उनको भारतीय नागरिकता देने के शिविर का आयोजन किया गया था। ये 2 दिवसीय शिविर था। कल तो हमने इनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, किसी की कोई एप्लीकेशन के अंदर कमी पूर्ति हो, उन सारी चीजों को प्रोसेस किया था। और आज इस कार्यक्रम के अंदर अभी 378 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता दी जा रही है। दिल्ली एम्स अपना 69वां स्थापना दिवस मना रहा है। पिछले 69 सालों से लगातार एम्स लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर डीडी न्यूज़ ने दिल्ली एम्स निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवास के साथ खास बातचीत की है। आप देखिए इस बातचीत को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। पहले से तो सुविधा अच्छी है। ये जो NCA बना है, वृद्धजनों के लिए सेवा केंद्र बना है, उसमें हम लोगों को बहुत सुविधा है। हम ऑनलाइन पेमेंट लिए थे, उसके बाद यहाँ आके पर्ची कटा के दिखाना शुरू कर दिए। कवि महाकवि कालिदास ने महान वाक्य कहे थे,
जी हाँ, शरीर साध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही एकमात्र ऐसा आपका है जिसे अगर यदि वो स्वस्थ है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, और इसी मोटिव को लेकर के पिछले 69 सालों से लगातार एम्स काम कर रहा है। 69वां स्थापना दिवस है। क्या कुछ नया हुआ है एम्स में और क्या कुछ नया होने जा रहा है, इन सभी बातों को साझा करने के लिए हमारे साथ एम्स के निदेशक डॉक्टर श्रीनिवास जी हैं। सर, आपसे आगे मैं इस पर कुछ चर्चा करूं, इससे पहले डीडी न्यूज़ की तरफ से और सभी देशवासियों की तरफ से एम्स के 69वें स्थापना दिवस पे आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। नमस्ते। इस बार उपहार में आप कौन से साधन एम्स की तरफ से जनता को देने जा रहे हैं? देखो, हमारे एम्स जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जो होती है, ये नंबर 1 है और हम नंबर 1 पेशेंट केयर सर्विसेज में हैं, टीचिंग लर्निंग में भी है, रिसर्च में भी है। अभी हमारा फोकस गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है। पेशेंट सर्विसेज में देखिए हमारा बहुत बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हैं कि आप सर्जरी के ब्लॉक एक एक्स्ट्रा आ गया है, मदर एंड चाइल्ड का ब्लॉक एक एक्स्ट्रा आ गया है, नेशनल सेंटर फॉर एजिंग फॉर जीरियाट्रिक्स जो पेशेंट्स के लिए है स्पेशल आ गया है, नया प्राइवेट वार्ड खुला है, प्राइवेट वार्ड 3 जो है हमारा है। इन सब के कारण हमारा ऑलमोस्ट 20 to 30% हमारा जो क्षमता थी उसकी बढ़ोतरी हो गई है। इतना सारा पेशेंट केयर सर्विसेज एनहांस हुआ है। हमारा दूसरा प्रॉब्लम था कि हमारा डायग्नोस्टिक सर्विसेज में काफ़ी लंबी लाइन लगती थी। हमने अभी सारे सर्विसेज हम 24/7 रखे हैं। NABL का एक्रेडिटेशन जो होता है वो लेबोरेटरी सर्विसेज के लिए होता है, उसके ऊपर भी हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम उनकी बैठने की जगह हो, एयर कंडीशन लॉन्जेस हो, इन सब के ऊपर भी हमने फोकस किया है। इनके ताकि पेशेंट्स एक अच्छा सा एक एक्सपीरियंस लेके जाएं घर। जैसे अभी आपने कहा वेटिंग हॉल्स बनाए हैं, तो वो भी किस तरीके से आपने अभी बनाए हैं और कौन कौन से हैं, मैं चाहूँगी एक बार वो भी बताएं आप। डिसीज़ के बारे में बताया जाएगा, प्रिवेंशन के बारे में बताया जाएगा। जैसे हम आज के दिन में बात कर रहे हैं कि स्मोकिंग के बारे में कैसा है, हाउ टू क्विट द स्मोकिंग, उसके बारे में जानकारी। सो बेसिकली एक जगह होगी जहाँ बैठ सकते हैं और उनके लिए एक सारे बेसिक कम्युनिटी सुविधा होगी और एक हेल्थ एजुकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है उसका। जी सर, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि संसाधन के साथ साथ गहन शोध या रिसर्च भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज की ज़रूरत भी है। अगर मैं कहूँ तो इस क्षेत्र में एम्स क्या कर रहा है? देखो, टीचिंग लर्निंग में भी हम नंबर 1 है इस देश में। आप जाके देख सकते हैं, हमारे सेट फैसिलिटी है जहाँ पर हम सब कुछ बिफोर वो पेशेंट के साथ करने से पहले स्टूडेंट्स को और रेजिडेंट डॉक्टर्स को एक सुविधा मिलती है कि ताकि वो वहाँ पर सीख सकेंगे। एक हमारा सेट फैसिलिटी है और टू द एक्सटेंट कि हमारे पास इवन रोबोट्स भी आ गए। रिसर्च के बारे में देखिए, देश में हमारा आउटपुट भी बहुत नंबर 1 पे है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे लिए क्या था देश में कि हम लोग बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ पर हैं वो साइलो में काम करते हैं कि अपने ही जगह पर काम करते थे। हम इसको साइलोस को ब्रेक करके हम रीच कर रहे हैं। उन सब का रिसर्च के लिए हम लोगों को जोड़ रहे हैं, लैब को जोड़ रहे हैं ताकि हम उसका एक इम्पैक्ट ले आएँ पेशेंट के ऊपर और इससे देश के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा लगातार एम्स कर रहा है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो डेथ रेट है उसको कम करना और लोगों के सर्वाइवल रेट को बढ़ाना, इसमें भी एम्स बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। अब मैं जाते जाते चाहूँगी, क्योंकि ये 69वां स्थापना दिवस है, तो आप देशवासियों को एम्स की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही बताएंगे कि देखो, एम्स का भी अपना एक क्षमता होती है। हम यही चाहते हैं कि पेशेंट्स को कि छोटे छोटे चीज़ों के लिए यहाँ पर आना नहीं चाहिए। पहले अपने घर के पास जो भी मेडिकल कॉलेज है या आज के दिन में हमारे पास इतने सारे क्षेत्रीय एम्स बन गए हैं, वहाँ पर जाइए। अगर वहाँ पर कुछ कोई एक्सपर्टीज़ की कमी है, इक्विपमेंट की कमी है, अगर वहाँ के डॉक्टर लोग समझते हैं कि इसको दिल्ली एम्स भेजना है, उस समय वो रेफरल लेके आएंगे तो हमारे लिए ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। जीवेम शरदम सतम। जी हाँ, अगर आप 100 साल तक भी जिए तो स्वस्थ होकर जिए, इसी मोटिव के साथ एम्स लगातार काम कर रहा है 69 सालों से। न सिर्फ मरीजों के लिए, उनके अटेंडेंट के लिए जो उनके साथ आते हैं, डॉक्टर्स के लिए, सभी को पूरी तरीके से सुविधाएं मिल सके और देशवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, उनकी बीमारियां दूर हो सकें, इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर लगातार एम्स काम कर रहा है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली।